जवाब मेरे पास नहीं है। कुछ रोज पहले मेरे गांव में बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, लोग भूखे मरने लगे। फिर मेरा एक रिश्तेदार मुझे मेरे पिता से ले गया, चंद पैसों के बदले उसने मुझे बेच दिया, झोंक दिया इस धंधे में। आज भी वो इलाका जहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, हम जैसी औरतों को जबरन इस पेशे में धकेल दिया जाता है। मुझे बेचा हम में से ही किसी ने, मुझे खरीदा भी हम में से ही किसी ने। इस तरह हम औरतों को एक खरीद फिरोज की चीज बना दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या कसूर था मेरा? शायद इसका जवाब आपके पास हो तो बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए ना। नहीं है, आपके पास भी इसका जवाब नहीं है तो मान लिया, तो मान लिया हूँ मैं एक चीज, एक खरीद फिरोज की चीज। तो मान लिया मैं भी एक चीज हूँ, मैं एक किसान हूँ, मगर इस साल की बारिश ने मेरी फसल को तहस नहस कर दिया। और जब मैं कर्जा मांगने जमींदार के पास गया तो मुझे मेरा प्यारा सा बच्चा, जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, जो किताबों से अभी दोस्ती करना सीखा ही था, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे जमींदार को सौंप दिया। एक बंधुआ मजदूर की तरह, एक गुलाम की तरह मेरा बच्चा। हाँ, मैं भी एक चीज हूँ, पूरे दिन की थकी हारी, खून पसीना एक कर और ऊपर से एक काम। अब आप ही बताएं, क्या मुझे परिवार बनाने का कोई हक नहीं? क्या मुझे परिवार को खुश देखने का कोई हक नहीं? मेरी माँ वहाँ अस्पताल के बेड पे तड़प के मर गई और मैं खड़ी थी। मुझे माँ को अच्छे अस्पताल में ले जाना था और उसका इलाज करवाना था। कैसे करवाती मैं इलाज? उसके लिए तो चाहिए था पैसा। कहाँ से लाती मैं पैसा? मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। और जब मैं मालिक के पास गई, मालिक से बोली, मालिक मुझे मेरा पैसा दे दो। मालिक ने मुझे मेरा पैसा तो दिया नहीं, उसके बजाय मुझसे हाथ डालने की कोशिश की। और जब मैंने मालिक को मना किया तो मालिक ने मुझे गंदी गालियां देकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब आप ही बताएं, मैं जीऊं तो किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? तो हाँ, हूँ मैं भी एक चीज। हाँ, हूँ मैं भी एक चीज। मैं भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन
मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। मेरा बाप हर रात शराब पीकर घर आता था और मेरी माँ को मारता था। फिर एक रात ऐसी आई, मैंने मेरे बाप को मार दिया। हाँ, मैंने मेरे बाप को मार दिया क्योंकि उस रात मेरा बाप मेरी माँ को जुए में हार कराया था। जिस उम्र में मेरे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, सर पर माँ बाप का साया होना चाहिए था, उस उम्र में मैं बन गया एक अनाथ, एक लावारिस, एक अनाथ, एक लावारिस। हाँ, हूँ मैं भी एक चीज, लाडली बेटी, अपने माँ बाप की सबसे लाडली बेटी थी। लेकिन मैं बोझ कब बन गई, पता ही नहीं चला। मेरे पापा कहते थे तू मेरी सबसे लाडली बेटी है, लेकिन मेरी शादी उस शराबी से करवा दी। पता है आप सबको, मैं अपने पापा की लाडली बेटी थी और उस लाडली बेटी को वो शराबी रोज मारता था और मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आता था। आ गया, अब मुझे फिर से मारेगा, मुझे मारे। छोड़ मुझे, मैं तेरे बच्चे की माँ हूँ, छोड़। लाडली बेटी थी अपने पापा की और मुझे बचाने कोई नहीं आता। नहीं, मैं अपना भाई नहीं बेचने दूंगा। अरे मैं भी बाप हूँ उसका, मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपना प्यारा सा बच्चा किसी के हवाले कर दूं, पर मैं अपना भाई कैसे बेचने दे सकता हूँ? अरे तू क्यों नहीं समझता, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इस बच्चे को क्या खिलाएंगे? पर मैं अपना भाई कैसे बेच सकता हूँ? अरे तू समझने की कोशिश कर। अगर हम अपना बच्चा मालिक को दे देंगे तो मालिक हमें कुछ पैसे देगा, जिससे ये बच्चा और हम लोग जिंदा रह पाएंगे। पर वो मेरा भाई है। तो क्यों नहीं समझता? मुझे मेरा बच्चा बेचना पड़ेगा। ऐसा ही और इसके अलावा और भी बहुत कुछ रोज हमारे ही देश में, हमारे ही बीच ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और हम सब आंखें मूंदे रहते हैं। खरीद फरोख्त का लगा है बाजार इस देश में, अलग अलग देश में, चीजों का नहीं, इंसानों का बाजार। और जो लोग गुलामी पसंद नहीं करते, उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता सिवाय जान देने के। और इस बाजार से अलग वहाँ भी लगा है एक बाजार, वहाँ भी लगा है एक बाजार, चीजों का नहीं, इंसानों का भी नहीं, गुलामों का बाजार, गुलामों का बाजार। आखिर कौन है हम, इंसान या गुलाम? इंसान या गुलाम, इंसान या गुलाम, इंसान या गुलाम, इंसान या गुलाम, इंसान या गुलाम।
कर बोली लगाइएगा हुजूर, सोच समझ कर बोली लगाइएगा। जी हजूर, बढ़ चढ़ कर बोली लगाइएगा हजूर, बढ़ चढ़ कर बोली जी लगाइएगा। हुजूर, सोच समझ कर बोली लगाइएगा हुजूर। 10 दिनार हजूर, 10 दिनार। 10 दिनार हुजूर, 10 दिनार। 10 दिनार हजूर, 10 दिनार। 15 दिनार। 15 दिनार हजूर, 15 दिनार। जी हुजूर, बढ़ चढ़ कर बोली लगाइए हुजूर, 15 दिनार। 15 दिनार 1, 15 दिनार 2, 15 दिनार 3। ले जाइए, गुलामों की खुली मंडी में आपका स्वागत है। आइए जनाब, आइए, आइए जनाब, आइए, आइए जनाब, आइए। बढ़ चढ़ कर बोली लगाइएगा हुजूर, सोच समझ कर बोली लगाइएगा। खुलकर बोली लगाइएगा हजूर, खुलकर बोली लगाइएगा। 25 दिनार। बढ़ाइए बोली हजूर, बढ़ाइए बोली। 25 दिनार हुजूर, 25 दिनार। 30 दिनार। 30 दिनार हुजूर, 30 दिनार। 30 दिनार हजूर, 30 दिनार। 30 दिनार 1, 30 दिनार 2, 30 दिनार 3। ले जाइए, गुलामों की खुली मंडी में आपका स्वागत है। आइए जनाब, आइए, आइए जनाब, आइए, आइए जनाब, आइए। गुलामों की खुली मंडी में आपका स्वागत है। आइए जनाब, आइए, आइए जनाब, आइए, आइए जनाब, आइए। गुलामों की खुली मंडी में आपका स्वागत है। मंडी बोली या सौदा चीजों का नहीं बल्कि गुलामों का। रोम साम्राज्य में यह कहानी गीता से 400 साल पहले और ईसा से 2000 साल बाद यानी आज और अभी से शुरू होती है। ना तो हमें रोम साम्राज्य की पोशाक का पता है और ना ही कोई मंच सजा की तरकीब। हम क्या हैं इसे जानने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। खैर, अगर जानना चाहते हैं तो बता देता हूं। मैं स्लोवियस हूं। आज आप मुझे इन सलीकों के नीचे देख रहे हैं, पर किसी वक्त रोम के 3 नंबर मोहल्ले का मैं सबसे मशहूर आदमी हुआ करता था और सब लोग मुझे जानते थे। पर आजकल मैं यही होता हूं और हर आने जाने वाले को इन सलीकों की जानकारी दिया करता हूं। आइए मेहरबान, आइए, आइए मेहरबान, आइए, आइए मेहरबान, आइए, आइए मेहरबान, आइए। क्या आप जानते हैं कि कुल कितनी कलीमें हैं? कितने? 6472। 6472, यानी कि इतनी लकड़ी खराब कर दी गई। अजी हजूर, क्या बात कर रहे हैं? इतनी लकड़ी खराब कर दी गई? अजी इन सलीकों की कीमत भी कुछ कम तो नहीं? क्या यही स्पार्टाकस है? जी, ये स्पार्टाकस कैसे हो सकता है? स्पार्टाकस तो टुकड़े टुकड़े हो चुका और टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके बाकी साथी। ये सांड की तरह दिखने वाला खतरनाक और ताकतवर शुरेबाज है। खैर, हम बात कर रहे थे स्पार्टाकस। अजी पूरे 4 दिन लगे उसे मरने में। पहले 3 दिन जरूरत से ज्यादा गाली निकाल रहा था, फिर चौथे दिन खामोश, बिल्कुल खामोश। अजी एक लफ्ज तक नहीं निकला उसके मुंह से। कुछ और जानकारी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? क्या थे? मैं फिर आऊंगा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। अजी ऐसा ही कुछ कह रहा था हुजूर। और कुछ जानकारी चाहिए? नहीं। एक दिनार देने को 1 दिनार और दे सकता था। वैसे बड़ा नवाब है। खैर, आइए मेहरबान, आइए, देखिए सदी का बेहतरीन नमूना
रोम से लेकर शिकागो तक दोनों तरफ सैनिकों की कतारें ही कतारें। आइए मेहरबान, आइए आइए मेहरबान, आइए आइए मेहरबान, आइए। मैं फिर आऊंगा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। मैं फिर आऊंगा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। मैं फिर आऊंगा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। कौन आएगा? कौन आएगा? स्पार्टाकस। स्पार्टाकस तो टुकड़े टुकड़े हो चुका और टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके बाकी साथी। अब बचे हैं तो कगैरो, अब बचे हैं तो सेंटोनियस। बोला स्लारिया रोम की महान मलकियत के मालिक सेनापति क्रिसियस। बोला स्लारिया रोम की एक खूबसूरत रान। क्यों कगैरो? अगर एक घोड़े के बजाय 5 गुलामों से काम लिया जाए तो काम बेशक बेहतर होगा। हाँ, और एक घोड़े की कीमत 5 गुलामों से कहीं ज्यादा है। वो तो है। एक अच्छी नस्ल के घोड़े को पालने के लिए कम से कम 5 गुलाम तो चाहिए ही। हाँ, घोड़ों की अपनी कोई रियासत तो है नहीं जिन्हें हम रात बरात नीलाम कर सके। क्या आप गुलामों के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? हाँ, गुलाम बहुत जरूरी चीज है। और रोम की बुनियाद भी इन्हीं गुलामों पर टिकी हुई है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि रोम की बुनियाद इन गुलामों पर टिकी है। हम लोग रोमन हैं, ना तो मानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं? बेशक। तो फिर रोम ने ही इन गुलामों के इस्तेमाल को सबसे पहले समझा। लेकिन गुलाम तो रोम से भी काफी देर पहले के हैं। हाँ, गुलाम तो काफी देर पहले के, कुछ यहाँ के कुछ वहाँ। पर हमारे रोम खेती करते हैं गुलाम, जूते बनाते हैं गुलाम, बर्तन साफ करते हैं गुलाम। गुलाम गुलाम गुलाम, क्या पहले किसी देश में ऐसा हुआ है? हाँ ठीक है, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पर हमें इसे समझना होगा। हमें इसे समझने की क्या जरूरत है? अगर नहीं समझे तो एक गुलाम हमें एक ना एक दिन बर्बाद कर देंगे। पर आप तो अभी यहाँ आए हैं ना? देखा नहीं हमने सड़क के दोनों तरफ कैसे गुलामों को मार के सीखों में लटकाया है। ये तो कुछ सबूत नहीं है। और क्या सबूत चाहिए? स्पार्टाकस के खत्म हो जाने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि गुलाम राम को बर्बाद नहीं कर सकते। पर स्पार्टाकस पैदा तो उसे इसी रोम के हालात में किया था ना। स्पार्टाकस एक गंदी नाली का गंदा कीड़ा था जो उसी गंदी नाली में बह गया। और रोम की बुनियाद भी इसी गंदे नाले पर टिकी हुई है। और जिस दिन इस गंदे नाले में बाढ़ आ गई, अपने साथ साथ सारा रोम बर्बाद कर ले जाएगी। हाँ, अब इस गंदे नाले में बाढ़ कभी नहीं आ सकती। क्यों? देखना चाहोगे? ए, सुनो, इधर आओ। चाटो। देखा? अब इस गंदे नाले में बाढ़ कभी नहीं आ सकती। स्पार्टाकस भी एक ऐसा ही गुलाम था, एक ऐसा ही कुत्ता जो अपनी सारी जिंदगी मार खाता रहा। ये क्या कह रहे हो? यह गुलाम भी कहीं स्पार्टाकस न बने, कौन कह सकता? ये क्या बकवास है? सेनापति क्रेसियस, आपका क्या ख्याल? स्पार्टाकस टुकड़े टुकड़े हो गया। 4 साल लड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े तो हो गया ना। रोम की सारी सेना बर्बाद कर दिया। स्पार्टाकस टुकड़े टुकड़े हो गया और अगर फिर पैदा होगा तो फिर से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सेनापति क्रेसियस, क्या आप स्पार्टाकस को जानते थे? देखा तो नहीं, पर मुझे लगता है मैं उसे जानता था। और आप उसे कैसे जानते? पता किया था। इससे पता किया जो उसे लड़े थे या जो उसे जानते थे, खासकर वो ककुआ के अखाड़े का मालिक वाटियाकस। पर आप उसे जानना क्यों चाहते थे? क्योंकि दुश्मन को बिना जाने उसे खत्म नहीं किया जा सकता। बस यही बात तो मैं आपको कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। वाह, वाह कगेरो, वाह, बहुत खूब। पर मैं अभी यही कहूंगा, स्पार्टाकस एक गंदी नाली का गंदा कीड़ा था जो उसी गंदे नाले में बह गया।
मैं भी चलता। क्यों नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही, पर कुछ लिखना है। ऐसा भी क्या लिखना है? गंदे नाले का इतिहास। गंदे नाले का इतिहास, गंदे नाले का इतिहास। इस इतिहास ने रोम साम्राज्य की बुनियाद को हिला दिया, और जब काफी कुछ रकबा गुलामों के कब्जे में आ गया, तो गुलामों को कुचलने की जिम्मेदारी दी गई सेनापति क्रीसियस को। अरे चल भी, अरे नहीं, अरे चल भी। इस नाम राम घोड़े ने हमारी तो जान ही ले ली, हाँ? और ऊपर से ये बारिश, अरे हमारी जान की किसे फिक्र है वैसे भी, हाँ? अरे जब भी फौज को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो हम जैसे शरीफ लोगों का यही हश्र होता है, हाँ? अरे मेहनत से 2 पैसे क्या कमा लेता हूँ, इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता, हाँ? अरे हद साला, क्या फायदा ऐसे पैसे का, हाँ? अगर किसी आला खानदान में पैदा हो गया होता तो होता शायद फायदा, हमारा फायदा। अरे लेकिन क्या करें, आज इसको मक्खन लगाओ, कल इसको मक्खन लगाओ, आज इसको रिश्ता दो, और कल इसको रिश्ता दो, और कभी कभी गलती से सिपे सलार खाल जैसी चीज हमें बुलावा भेजे, तो जनाब सल्तनत के तो एक कोने से लेकर और दूसरे कोने तक बिना रुके दौड़ो, हैं? अरे यही है जनाब आला हमारा इंसाफ पसंद रोम, और उसका इंसाफ अगर इतना ही जरूरी था तो इस मरियल घोड़े की जगह एक पालकी ही बिठवा देते, हाँ? अरे मैंने क्या मना किया है, ना खाया पिया है और ना नहाया हूँ। अबे तू सिपह सलार है तो क्या हुआ, तेरा आदमी हमसे पैसे तो लिए ही आता है, और हम भी पैसे दोनों हाथों से लिए ही आते हैं। अरे फिर मैं क्यों बीच में आता हूँ, बताइए ना? अरे मेरा मेहनत से 2 पैसे कमाना जुर्म हो गया क्या? अरे आप लोग भी मेहनत से 2 पैसे कमाते हैं, नहीं बोलोगे? खैर मुझे तो जाना है, क्योंकि सिपह सलार साहब ने जो बुलाया है। नहीं, इस पर तो जाऊंगा नहीं, और वैसे भी जय घोड़ा है कहाँ? अरे साला तो गधे से भी बदतर है, ऐसे ही निकलता हूँ, अब तो थोड़ी ही दूर का रास्ता है, अरे भाई मुझे अंदर जाने दो, मैं बाटिया कैसे मुझे सिपह सलार साहब ने बुलाया है, हाँ? हजूर, 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 मैं बाटिया कैसे? बाटिया का सो, हाँ जी। इसे अंदर आने दो। आइए आइए बाटिया कसी आइए। आप काफी दूर से आए हैं, और लगता है आपने कुछ खाया भी नहीं, और शायद बारिश में भीग भी गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, भीग भी गया हूँ, और जनाब थक भी गया हूँ, और जनाब धूप तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। वैसे मैंने आपके सिपाही को बोला भी था, पर जनाब इसने मेरी बात पर गौर नहीं फरमाया। मेरे सिपाही मेरे हुक्म के पाबंद है। मेरा ही ये हुक्म था कि आपको सबसे पहले यहाँ लाया जाए। पर हजूर, मैं भी तमाम इंतजाम करवा देता हूँ। राम इनके रहने का इंतजाम किया जाए, और इनकी जरूरत की सारी चीजें मुहैया कर बैठ जाए। जी हजूर, फौरन। अरे वाह, आप तो भूख भी मिट गई और थकान भी दूर हो गई, हैं? अरे निकलता, चल बाटिया कर चल, अरे चल बाटिया कर चल, अरे चल बाटिया कर चल। मुझे पूरा यकीन हो गया कि शख्स कुछ भी हो, बेवकूफ तो नहीं हो सकता। ये वाटिया का
ये वाटिकस तो खासा जंगली आदमी है। क्या तुम वाटिकस को जानती हो? हाँ, करीब 4 साल पहले मारियस ब्रेकस मुझे इसके अखाड़े में ले गया था। मारियस ब्रेकस, रोम की तीसरी शाही फौज का सिपहसालार। हाँ, लड़ाई की शुरुआत में ही हलाक हो गया था। जानते हो, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत? और तुमसे? हाँ, मुझे खुश करने के लिए उसने फरमाइशी लड़ाई का भी बंदोबस्त किया था। फरमाइशी लड़ाई? क्या उसने सच में ऐसा किया था? हाँ, किया था। पर कब? स्पार्टाकस के फरार होने के बाद या उससे पहले? उसके करीब 8 रोज पहले। 8 रोज पहले? यानी कि तुमने स्पार्टाकस को देखा था? अच्छा, वो सब छोड़ो ना, तुम बताओ ना। पहले तुम तुम बताओ ना। तुम पहले तुम बताओ। पहले तुम। अरे वाह, बहुत सुंदर। और कितनी मेरे लिए आए। एहसानमंद मोहतरम सिपहसालार साहब है। एक मुझ जैसे अदना आदमी के साथ एहसानमंदी का क्या बात है? देखिए आप मत बोलिए हुजूर, तुम बोलिए तुम। ये आपका सबसे छोटा सा सिपाही भी मुझे तुम कहकर बुलाता है, और मैं तो वैसे भी नलिस्ता हूँ, लड़ाई के अखाड़े का मालिक। पर इस वक्त आप हमारे शाही मेहमान हैं। खैर छोड़िए अभी, ये बताइए आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पार्टाकस क्या है, कौन है स्पार्टाकस? सुना है तुम उसे काफी अच्छे तरीके से जानते हो। हाँ जी बिल्कुल, अरे मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। बस इसी उम्मीद से कि स्पार्टाकस गुलाम को बर्बाद कर देगा, और गुलाम बर्बाद होते गए। ये हमारी आखिरी कोशिश है। अगर इसमें भी हमें कामयाबी मिली तो रोम हमेशा के लिए गर्क हो जाए। सुनिए, जनाब कह रहे हैं रोम गर्क हो जाएगा। अरे रोम गर्क हो जाएगा तो बचेगा कौन? वो स्पार्टाकस। वजह समझ रहे हैं आप? अरे जनाबे आला, असल जिंदगी में तो ज्यादातर मजाक छुपा होता है। मैं कभी कभी एक बुरा ख्वाब देखता हूँ कि मैं मैदान जंग में हूँ और मेरी आंखों पे पट्टा बंधा हुआ है, और मैं नहीं जानता कि स्पार्टाकस कौन है। बस इसलिए मैंने तुम्हें। अच्छा, मैंने तुम्हें? माफ कीजिए जनाब, आपको ककुआ से यहाँ बुलाया है ताकि स्पार्टाकस के बारे में जान सकूं और उसे अच्छे तरीके से समझ सकूं। आखिर आपको ऐसे लोग मिलते कहाँ से हैं जनाब? ऐसे लोग? अरे ऐसे लोग तो एक ही जगह मिलते हैं, खानों में। खान? हाँ खान, जिससे जहन्नम भी लाख जगह बेहतर है। और जहाँ तक है आपकी फौज भी, और जहाँ तक है फांसी का तख्ता भी, वहीं से दलाल इन गुलामों को खरीदते हैं, और जनाब इन्हें कोरू कहते हैं। कोरू? हाँ कोरू। और कोरू किस बला का नाम है जानते हैं जनाब? नहीं, बिल्कुल यह नहीं। मिस्री जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है 3 पीढ़ी से गुलाम, गुलाम, उसका लड़का गुलाम, और उसका लड़का भी गुलाम। जनाब इसका एक मतलब और भी है, एक गंदा कीड़ा जिसे बाकी सब कीड़े नापाक समझते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप मुझे नापाक समझते हैं। पर क्यों, किस लिए? पर मैं आपको हरगिज भी नापाक नहीं समझता हूँ। मुझे नापाक नहीं समझते। खैर छोड़िए, आप ये बताइए स्पार्टाकस कौन था? क्या वो भी एक कोरू था? हाँ, वो भी एक कोरू था। खान आइए, मैं आपको पूरे दिन का खेल दिखाऊंगा। आइए मेहरबान आइए, मेहरबान आइए, मैं आपको पूरे दिन का खेल दिखाऊंगा। आइए मेहरबान आइए, मेहरबान आइए। कोई बेईमानी नहीं चलेगी और जरा सी चोट पे मरने का बहाना नहीं चलेगा। हाजी हजूर, बेईमानी किस बात की? देखिए, आपने इतनी बड़ी रकम खर्च की है, आप सिर्फ खिलाड़ी पसंद कीजिए। ये वाला, ये तराबा, हाँ, और वो वाला, वो स्पार्टाकस, हाँ। आइए मेहरबान आइए, मेहरबान आइए, मैं आपको पूरे दिन का खेल दिखाऊंगा। आइए मेहरबान आइए, मेहरबान आइए। देवता जिसे चाहते हैं उसे बचपन में ही उठा लेते हैं। नहीं, क्यों?
तुम देवता को नहीं मानते? नहीं। तो फिर किसे मानते हो? मानता हूं तुम्हें, मानता हूं अपने आप को। तब तू मेरा दोस्त है स्पार्टकस। शुरेबाज से दोस्ती मत कर। इस जहन्नम में मैं बहुत देर तक रहा हूं। हम रोम के कसाई खाने के गोश्त के टुकड़े हैं। इस जहन्नम में बहुत देर तक रहा हूं, अपनी बीवी से दूर, अपने बच्चों से दूर। मैं इस जहन्नम में और देर तक जीना नहीं चाहता। स्पार्टकस, मुझे मार देना, मैं और देर तक जीना नहीं चाहता। दराबा, हम गुलाम हैं, गुलाम, और गुलामों के पास तिनके के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ हाँ, हजारों ने कहा है, हजारों से सुना है। 32 शुरेबाज मेरे इन हाथों से मौत पा चुके हैं। पर स्पार्टकस, तू मेरा दोस्त है, दोस्त। शुरेबाज से दोस्ती मत कर। आदमी आखिर पैदा ही क्यों होता है? जीने के लिए। बस इतनी सी बात। हाँ, बस इतनी सी बात। पर हम जीते हैं अपने इस दोस्त का खून पी के। हमें फिर भी जीना पड़ता है दराबा। नहीं। हमें फिर भी जीना पड़ता है दराबा। नहीं। हमें फिर भी जीना पड़ता है दराबा। नहीं। खेल शुरू करो। दराबा, ये तुमने क्या कर दिया दराबा? ये तुमने क्या कर दिया? तुम मुझे मार सकते थे दराबा, तुम मुझे मार सकते थे। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा दराबा? क्यों नहीं मारा? मैंने कहा था दराबा, शुरेबाज से दोस्ती मत कर, क्योंकि कल तुझे अपने ही दोस्त को इस अखाड़े में मारना होगा। क्योंकि गुलामों के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है। क्या कल तुम धावा के साथ लड़े थे? नहीं, दराबा तो कल किसी को भी नहीं मार सका। अगर मरना ही है तो ऐसी मौत क्यों मरे? क्या तुम दराबा से बेहतर मौत मरोगे? मैं भी कुत्ते की मौत मरूंगा और तुम सब भी। तुम कैसी मौत मरोगे? बहादुरों की मौत। दराबा ने मुझे अपना दोस्त कहा था। स्पार्टकस, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्त।
शुरेबाज से दोस्ती मत कर। ही कहा ना स्पार्टकस, स्पार्टकस उधर क्या देख रहे हो? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें सब पता है। थरहस के लोग ऐसे ही नहीं तुम्हें बाबा कहते हैं। आखिर तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है गुलगस? बाबा भी तुम्हें बाबा कहता था ना, तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं लड़े? क्या हमारी बारी आने पर तुम हमारे साथ भी लड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, आज के बाद मैं किसी भी गुलाम से नहीं लड़ूंगा, किसी भी गुलाम से नहीं लड़ूंगा। चुप कर। चुप कर। आज से हमें एक साथ मोर्चा खोलना होगा। बोल स्पार्टकस बोल। अब से हमें खुलकर बोलना होगा। बोल स्पार्टकस बोल। एक बार बोलने का मतलब है कि बोलना, ना कि वापस लौटना। बोल स्पार्टकस बोल। सिपाही आज से चुप रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बोल स्पार्टकस बोल। 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 सरेंडर! स्पार्टकस! स्पार्टकस, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहीं दूर चले जाएंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे। 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 विद्रोह की चिंगारी यहीं से भड़की थी। 2000 शुरेबाज, 2000 शुरेबाज, ज्यादातर बिना हथियारों के। रोम की फौज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। स्पार्टकस ने इस बात को समझा, उसे समझना ही पड़ा। दूर तक फैल जाओ, दूर से उन्हें घेर लो, पत्थर फेंको, पत्थर। हाँ, आज हम सब खुलकर बोल सकते हैं, हम सब खुलकर बोल सकते हैं। हम सब आजाद हैं, हम सब मुक्त हैं, हम सब साथी हैं। आजाद है, मुक्त है, साथी है। और ये लड़ाई यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अब जो भी हमें रास्ता दिखाए, सामने आए। स्पार्टकस! स्पार्टकस, 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 गुलाम स्पार्टकस। स्पार्टकस, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से दूसरे गांव, जहां भी जाएंगे गुलामों से कहेंगे उठो और हमारे साथ आओ और आजादी के लिए लड़ेंगे। पर हथियार छीनेंगे, हथियार बनाएंगे। रोम हमारे साथ जंग छेड़ेगा। हम रोम के साथ जंग छेड़ेंगे। स्पार्टकस, क्या हम रोम को बर्बाद कर सकते हैं? करना ही होगा, करना ही होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारे पास खड़े रहने की जगह भी नहीं होगी। चलो, किस तरफ? स्लोवियस पहाड़ की तरफ चलो। ये खबर रोम तक जाएगी, खबर रोम तक जाती है, सैनिक बयान करेगा। इस पवित्र सैनिक को हाजिर नाजिर जान के तुम्हें सारी हकीकत बतानी होगी। तुम्हारा नाम? हेरिलोस। जोर से बोलो, तुम्हारा नाम? हेरिलोस। उम्र? 25 साल। पेशा? रोम के शाही दस्ते का सिपाही। कौन से दस्ते का? तीसरे दस्ते का। हेरिलोस, तुम हो तुम्हारे साथ के 5 दस्तों के साथ दक्षिण के सफर में क्या हुआ? इस पवित्र सैनिक के सामने सब बताओ। दोनों मत, तुम्हारा बयान गुप्त रखा जाएगा। बारिश की वजह से सबका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था। इतने में 3-4 गुलाम पहाड़ी से उतर कर नीचे आए। कौन? शुरेबाज? नहीं, शायद खेतों में काम करने वाले गुलाम थे। अपनी आंखों के सामने होते दिया। हाँ, सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दिया। फिर उस लड़की को कैसे मारा? वो तो उसी से मर चुकी थी जो उसके साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर खाने की तैयारी होने लगी। खाना बहुत बचा था, इसलिए रोटी और नहीं बनाई गई। ठंड कम होने की वजह से हम लोगों ने किलाबंदी नहीं की क्या? बस कुछ तंबू लगाए हुए थे। रोम की फौज बिना किलाबंदी के रात नहीं गुजारती, क्या इस बात का इल्म नहीं था? सब बहुत थक चुके थे। फिर क्या हुआ? फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तुम्हारी नींद कैसे खुली? मेरी नींद उस चीज से खुली जब बहुत सारे
से लोग दिख गए थे, हर तरफ बस खून ही खून दिख रहा था। उठते ही मेरा हाथ किसी गर्म मुलायम और गीली चीज पर पड़ा। जब देखा तो वो हमारे सेनापति गालिब की गर्दन थी, बिना धड़के हर तरफ बस लाशें ही लाशें दिख रही थी, खून ही खून दिख रहा था। अपने और पराये खून में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। आधे लोग तो नींद में ही मर गए, जिसने उठने की कोशिश की वो भी मर गया। सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए। फिर मैं अपने होश का आवाज खो बैठा। मैं चिल्लाया और तलवार निकालकर भागने की कोशिश की कि एक गुलाम मेरे सामने आया। मैंने बिना देखे उसे मार दिया। वो गिर गया, शायद मर गया, पता नहीं। फिर 4-5 गुलाम अलग अलग दिशा से दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। उनमें से एक कुकुर था, चौड़ा मुंह, गहरी आंखें, जिसे देखते ही डर गया। मैंने सोचा मैं लड़कर मरूंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे मारने के लिए तलवार चलाई कि किसी ने धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। एक ने मुझे मारने के लिए छुरा निकाला की आवाज आई, ठहरो। लगता है उन सब में सिर्फ यही एक बचा है। छुरा मेरी गर्दन पर आकर रुक गया और उसने कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ और जाकर अपने सैनिक से अरे उनसे कहना कि उन्होंने 6 दस्ते बेचे थे और हमने सबके सब खत्म कर दिए हैं। कि हम गुलाम हैं और गुलामों ने कहा है तुम्हारे दल में जाकर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम सब एक बात है, लेकिन रोम की वजह से हम तुमसे लाख गुना अच्छे हैं और लाख गुना बेहतर। तुमने इंसान को जानवर बना दिया है। जो खूबियां एक इंसान में होनी चाहिए वो सब हम में है। हम औरत जात की इज्जत करते हैं और तुम उन्हें जलील कर देते हो। हम अपने बच्चों के लिए जीते थे, तुम गुलाम औरतों से बच्चे पैदा करके उन्हें बाजार में बेचते हो। तुम गुलामों को उल्टा लटका कर उनमें खुशी ढूंढते हो। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में गंदगी फैली है। बस अब और नहीं, जाओ। अब गुलामी नहीं सहेंगे। जाओ और अपने सेनापति से कहना कि यो सैनिक बचे, हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। हम दुनिया के सभी गुलामों से कहेंगे, उठो और हमारे साथ आओ, अपनी जंजीरें तोड़ दो, हम रोम जाएंगे। हम रोम को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को हम साफ कर देंगे। हम एक नया शहर बनाएंगे। हम एक गुलाम नहीं होगा, जहाँ सब बराबर होंगे, जहाँ अमन होगा, चैन होगा, खुशी होगी। सुनो, हमारे सैनिक ने ही तुम्हारी फौज को भेजा था, उन सब में से सिर्फ तुम ही एक बचे हो। जाओ और जाकर अपने सैनिक से कहना, गुलाम स्पार्टकस ने कहा है, 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 गुलाम स्पार्टकस ने कहा है। गुलाम स्पार्टकस मिट्टी से पैदा हुआ था, मिट्टी के नीचे से। वो मिट्टी आज भी है, वो मिट्टी आज भी है, वो मिट्टी आज भी है। स्पार्टकस और उसके साथियों ने 4 सालों में 5 पूरी की पूरी फौजों को निस्तनाबूद कर ही दिया। सारा रोम कहता है कि गुलाम बहुत तादाद में थे, मगर यह बात सच नहीं। अगर स्पार्टकस के साथ सल्तनत के सभी गुलाम जुट जाते तो आज हम यहां बैठकर यह बात नहीं कर रहे होते। सल्तनत के इस जदोजहद में स्पार्टकस के साथ सल्तनत के सभी गुलाम शामिल नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 45,000 थी। अगर स्पार्टकस के साथ 3 लाख गुलाम जुट जाते तो रोम साम्राज्य पूरी तरह निस्तनाबूद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी जद्दोजहद में रोम साम्राज्य को बचाने की और गुलामों को कुचलने की जिम्मेदारी दी गई सेनापति क्रिसियस को। और सेनापति क्रिसियस ने बड़े ही बेरहमी के साथ गुलामों को कुचल दिया, जिसके सबूत हैं सड़क के दोनों तरफ सलीकों की कतारें ही कतारें, तकरीबन 6,472 सलीके। लेकिन इस नुमाइश में स्पार्टकस नहीं था। कहा जाता है कि स्पार्टकस के टुकड़े टुकड़े करके उसे मिट्टी में मिला दिया गया और उसी मिट्टी में मिला दी गई गुलामों की आजादी। और इन सब खत्म होने के बाद बची थी 22,000 गुलाम औरतें, जिनमें से चंद मार दी गई। और जब लूटपाट पड़ी तो 12,000 गुलाम औरतों को रोमन सिपाही अपने साथ उठाकर ले गए। उन्हीं में से एक थी वेरिनिया, स्पार्टकस की बीवी वेरिनिया। आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है उसके दिल में स्पार्टकस।
लेकिन वेरिनिया है कहां और किसके साथ है? वेरिनिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कैमरा दे, इधर भेज। तुम जानती हो मैं चाहूं तो तुम्हें दलालों के पास भेज सकता हूं और तुम्हारे बच्चे को कहीं और। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं। मैं डाल देता पूरे रॉ में मेरे जितना पैसा और किसी के पास भी नहीं। मैं चाहूं तो किसी भी औरत को खरीद सकता हूं। क्यों? जानती हो ना? मैं जानती हूँ। पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। करोगी ना? कैमरा ले, कैमरा। स्पार्टाकस ने तुम्हें जितना भी दिया मैंने तुम्हें उससे इधर नहीं कहीं डालना, ज्यादा इसकी लीड भी दे। और भी कहीं ज्यादा दे सकता हूं। बस यार सिस्टम में डालना है, लीड भी दे। मैंने कैसे समझाऊं स्पार्टाकस? कैसे समझाऊं? मैंने कैसे समझाऊं स्पार्टाकस कि तुम कितने नेक दिल और सच्चे इंसान थे। आज भी याद है मुझे वो दिन, जिस दिन हमारा पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया था और तुम मेरी गोद में अपना सर रखकर कितना रोए थे, कितना रोए थे। और मैं अपनी छाती पर पत्थर रखकर उतना ही रोई थी। तुम कभी नहीं मर सकते स्पार्टाकस, तुम कभी नहीं मर सकते स्पार्टाकस। तुम कहाँ हो स्पार्टाकस? मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। स्पार्टाकस, आज के इस युग में हमें फिर से तुम्हारी जरूरत है। स्पार्टाकस, हम आजाद होकर भी आजाद नहीं है। आजादी के मायने इन लोगों ने बदल दिए हैं। स्पार्टाकस, तुम आओगे ना? हाँ, मैं आऊंगा जब दुनिया में जुल्म होगा, जब मजलूमों की आवाज को दबाया जाएगा, जब मजलूमों का नरसंहार होगा, जब मुल्क की अस्मत को मिट्टी में मिलाया जाएगा, मैं फिर आऊंगा लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। हम फिर आएंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में।
एक बार जोरदार तालियां अभिनय कला मंच के कलाकारों के लिए।